Hello and welcome back to all. Let's get started with today's lesson. Just have a look on this slide. If you have any queries regarding Plus subscription, you can use this number. You can call us or WhatsApp us so that your queries will be handled. आपको जो भी कोड यूज करना है वो है रैंक 10 ताकि आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट गेट प्रोवाइडेड टू यू. All the links I have given in description box as you can follow us on Telegram channel and Facebook too. Okay. So this was about the last Monday. It's not about the coming Monday. So if you're late on this, then also it's okay. You can still take the Plus subscription. अगर आपको आपके एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजिक मैनर में प्रिपरेशन चाहिए तो ओके. आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं. जैसे कि आपको प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि एक जो ग्रेट चार्ट है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आई थी, उसके क्या रोल थे, हंटर कमीशन जो था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. बहुत सारे जो चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे जो कि आपके डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड होगा. वी विल डिस्कस टुडे कि क्या था डेवलपमेंट, कैसे एजुकेशन का हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं, ब्रिटिश इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था उसमें एजुकेशन कैसे कैसे डेवलप हुआ, कब से स्टार्ट हुआ और किन किन गवर्नर जनरल ने या वाइसरॉय ने क्या क्या किया इस एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए. वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक कि कंपनी के रूल में, अंडर द कंपनी रूल कैसे डेवलपमेंट एजुकेशन की हो रही थी और सबसे पहले कौन थे इसको करने वाले. द वैरन हास्टिंग ने 1781 में एक एस्टैब्लिशमेंट रखी थी कैलकाटा मदरसा की, ताकि जो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड चीजें हैं उसको पढ़ी जा सके, उसको डेवलप किया जा सके. पहली बार वैरन हास्टिंग ने ही 1781 में फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट हैज एस्टैब्लिश्ड द कैलकाटा मदरसा. उसके बाद संस्कृत कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया था, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. संस्कृत कॉलेज की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जोनाथन डनकन ने की थी. ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, जो बुक है, उससे बिल्कुल डायरेक्टली हूबहू लाइन आपको एग्जाम में आ चुका है. तो इसीलिए दिस गोज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये पूरी की पूरी सीरीज आप बैठ के एक बार आराम से देख लीजिए, आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ना सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है. ओके. सो संस्कृत कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी जोनाथन के द्वारा और उसके बाद ये यहाँ पे जो स्टडी कराई जाती थी वो होती थी हिंदू लॉ और फिलॉसफी की. उसके बाद विलियम कॉलेज सेटअप किया गया, किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा 1800 में. वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि हु एस्टैब्लिश द विलियम कॉलेज एंड व्हेन. सो इट वॉज 1800 व्हेन वेलेस्ली जो है उन्होंने विलियम कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट रखी थी, ताकि वो सिविल सर्वेंट्स को जो है कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके लैंग्वेज में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी इंडिया का कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको समझने में उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट रखी गई थी. लेकिन ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और 1802 में इसे बंद करा दिया गया था. आफ्टर दैट जब चार्टर एक्ट 1813 का आया, उसमें इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही प्रावधान इंपॉर्टेंट डाले थे. एक प्रोविजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने डाला था कि इसमें इन्होंने 1 लाख रुपए की जो राशि है वो इंडियन के एजुकेशन के लिए सिक्योर किया था, उसको अलग करके रखा था, ताकि जो इंडियंस हैं उनमें जो है नॉलेज मॉडर्न साइंस का या फिर थ्रू आउट द कंट्री जो मॉडर्न साइंस है वो डेवलप हो सके. और ये जो एक्ट है ये डायरेक्टेड द कंपनी ताकि आप 1 लाख रुपए जो है इंडियन के एजुकेशन पे खर्च करोगे. दिस वॉज इट. एंड आफ्टर दैट एफर्ट ऑफ एनलाइटेंड इंडियंस, जैसे कि उस समय क्या हो रहा था, रेनेसेंस वाली स्थिति से इंडिया गुजर रहा था, राइट. उस समय जो पुनर्जागरण का काल होता है या जो चेतना है वो इंडियंस के माइंड में ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी थी. राजा राम मोहन रॉय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने सुधार, जो भी आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उनमें सबसे अग्रणी जो थे वो आपके रॉय साहब थे. उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बहुत सारे काम किए और इनकी ये मेहनत रंग लाई और उसके बाद इनको ये ग्रांट किया गया था कि आप कैलकाटा कॉलेज को सेटअप कर सकते हो और ये इन्होंने सेटअप किया था 1817 में.
और यहाँ पे जो है जितने भी बंगालीज हैं वो एजुकेट किए जाते थे, और उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस या वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज या फिर इंग्लिश एजुकेशन, ये यहाँ पे इनको दिया जाता था। तो ये इनके एफर्ट थे, जो भी एनलाइटेड इंडियंस थे उनके एफर्ट के कारण ये सेटअप जो है कलकत्ता कॉलेज का किया गया था। द गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप 3 संस्कृत कॉलेजेस, और वो कहाँ कहाँ हुए थे? कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा में। अब ये है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ये मैं आपको बता दूं, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो विद इन द जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये जब जनरल कमेटी बिठाई गई थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन के बेस पे, तो वहां पे ये इसके अंदर में कुछ चीजें जो है कंट्रोवर्सी के रूप में सामने आनी शुरू हुई, जिनमें 2 ग्रुप थे, एक थे ओरिएंटलिस्ट के और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट के। सो एंग्लिसिस्ट का क्या करना था? उनका कहना था कि आप जो है गवर्नमेंट को वो ये राय दे रहे थे कि आपको मॉडर्न स्टडीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए, एक्सक्लूसिवली आपको मॉडर्न स्टडी ही अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए उसी पे आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए, उसी पे आपको ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। वाइल ऑन द अदर साइड जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका क्या कहना था कि वेस्टर्न साइंस या लिटरेचर जो है वो भी आप पढ़ाइए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो जॉब एंड ऑल मतलब इसको ले सके, और लेकिन साथ साथ आपको जो है ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को भी एक्सपैंड करना होगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये जो कंफ्यूजन दोनों के बीच में हुआ ना, वो इस बात को लेके हुआ कि आखिर कौन से लैंग्वेज में इसे इम्पार्ट करना है, हमें कौन से लैंग्वेज में ये होना चाहिए। तो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। सो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो कोर्सेस हैं इनको किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में सामने लाया जाए, या फिर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए स्टडी का, इसको लेके इन 2 गुटों में जो है वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। यही कंफ्यूजन था यहाँ पे। फिर उसके बाद लॉर्ड मकॉले माइन्यूट 1835 में इन्होंने क्या किया, एक जो है सेटलमेंट करनी शुरू करी थी ये फेवर किसके फेवर में गया था? एंग्लिसिस के फेवर में गया था। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो मैंने ये एंग्लिसिस और ये वाली कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया, और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स उस पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो मैं उसको फिर वापस से करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको प्रीवियस लेसन को वॉच करना होगा जिसमें मैंने ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एंग्लिसिस के फेवर में ये अपनी जो है सेटलमेंट रखी, ताकि जो है यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं वहां पे उनको वेस्टर्न साइंस के लिए, टीचिंग के लिए, या फिर लिटरेचर जो भी वहां पे पढ़ाए जाते हैं वो उनको इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ प्रोवाइड किए जाएं। तो यहाँ पे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। ज्यादा जोर इन्होंने किस पे दिया था? इंग्लिश पे दिया था। लेकिन क्या इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हर मासेस ऑफ द सोसाइटी, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या कंपैटिबल था? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उस समय कितने प्रतिशत भारतीय एजुकेटेड होते थे। और मेरा यहाँ पे एजुकेटेड कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पढ़ लिख सकते थे, मेरा यहाँ पे एजुकेटेड कहने का मतलब है कि क्या वो इंग्लिश समझ सकते थे, ये चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये कहा, लॉर्ड मकॉले का ये व्यू था कि जो इंडियन लर्निंग है वो काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है यूरोपियन लर्निंग से। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि यूरोपियन लर्निंग से इंडियन लर्निंग पिछड़ी हुई है, लेकिन आप यहाँ पे हो, आप इंडिया में हो, आप यूरोप में तो हो नहीं। और यूरोप की जो सभ्यता है और जो इंडिया की सभ्यता है, आप उसको कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, कहीं से भी वो कंपेरेबल नहीं था। बट अगेन इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी जो सिर्फ अपने हित के लिए काम करती थी, उन्होंने कभी भारतीयों के हित के लिए सोचा नहीं था। सो उन्होंने मास एजुकेशन को जो है वो नेग्लेक्ट किया। गवर्नमेंट ने आगे चल के क्या किया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जो भी ओपन भी होने लगे, जितने भी स्कूल कॉलेजेस थोड़े बहुत खोले गए थे, उसमें उन्होंने जो मीडियम रखा, जो जिस मीडियम में पढ़ाए जाने थे कोर्सेस, वो इंग्लिश रखा। लेकिन इंग्लिश को जो मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस खोलने की बजाय अगर आप 1-2 ही खोलो, लेकिन अगर उसको आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में खोलोगे तो वो डेफिनेटली बहुत सारे मासेस तक पहुंचेगा। लेकिन इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया था। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल, जो मतलब लो लेवल पे स्कूल खोले जाते, अरे भाई जब बच्चा आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास नहीं पढ़ेगा तो फिर वो BA MA करेगा कहाँ से? तो एलिमेंट्री स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट और ओपन अप के ध्यान देने की जगह उन्होंने क्या किया, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने शुरू किए जो सिर्फ हायर क्लास ऑफ द पीपल के लिए ही कंपैटिबल था, सिर्फ वो ही वहां पे पढ़ सकते थे, बिकॉज यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने इंग्लिश को रखा था।
फिर इन्होंने जो किया वो था आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती थी कि ब्रिटिशर्स ने एक प्लान किया कि हम एक जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, सिर्फ हम उसको एजुकेट करेंगे जो कि मिडिल क्लास में आती है। तो इन्होंने भी ये कहा कि इनका ब्लड तो इंडियन होगा, लेकिन इनकी सोचने का तरीका, इनका पहनने का तरीका, इनका बोलने का तरीका वो क्या होगा, वो यूरोपियन होगा, ताकि ये आगे चल के हमें फायदा दे सके। मोरालिटी में, इंटेलेक्ट में, इंटेलेक्चुअली या फिर मोरली जो है वो यूरोपियंस की तरह सोचे, बस इनका ब्लड इंडियन हो। ये इन्होंने फिल्टर आउट करना शुरू किया। और ये फिल्टर आउट इन्होंने कैसे किया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ द अपर मिडिल क्लास, अपर या फिर जो मिडिल क्लास ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, सिर्फ उनको एजुकेट करने के लिए ध्यान दिया। एक लोकल मास पे जो लोकल पीपल थे उनकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। और इन्होंने जो सब्जेक्ट्स भी रखे थे वो था वेस्टर्न साइंसेस और लिटरेचर से रिलेटेड, ताकि इनको ये था कि इस मीडियम में हम ऐसा करेंगे कि जो बहुत सारे जो लोग हैं उन तक ये हम पहुंचा सके, और बाद में जब ये चीजें इनको समझ में आ जाएंगी तो अल्टीमेटली ये फायदा किसको करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप जेम्स थॉमसन के एफर्ट को देखते हो, तो जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस के 1843 से 53 के टाइम पीरियड में, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्कीम लाना विलेज एजुकेशन के लिए, उसको डेवलप किया, उसको आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया इन्होंने जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को चुना, और यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चुने जो लोकल मासेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते थे, जैसे कि मेंसुरेशन एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लोकल मासेस के लिए क्या, मतलब बिल्कुल वो ही सोच के सिर्फ किया था, नहीं, इनको क्या करना था, इनको एक नया जो एक इन्होंने सेटअप करा था रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके लिए जो है लोगों को ट्रेन करना था, और इसीलिए इन्होंने ये जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में लाए थे। अल्टीमेटली फिर फायदा किसको, अगर ये नया जो ट्रेनिंग पर्सनल जो है, जो न्यूली एक इलेक्टेड डिपार्टमेंट था रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो वो तो गवर्नमेंट के अंडर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है ना, तो अब वो अगर वहां पे आप रिक्रूटमेंट करके ट्रेनिंग करा रहे हो लोगों की, तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहा है। देन अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, वुड डिस्पैच 1854, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है ना, वो ऐसी चीज को कहा जाता है जो एक ग्रेट कैरेक्टर के रूप में सामने आता है। लैटिन वर्ड है ये, जो कि यूरोप में एक टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने एक डिस्पैच को जो है वो प्रिपेयर किया, जो कि एजुकेशनल सिस्टम इंडिया में कैसा होना चाहिए उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पहला एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था जिसने एजुकेशन को काफी ज्यादा स्प्रेड करने में हेल्प भी करी थी। इसमें कुछ चीजें, कुछ प्रोविजंस डाले गए थे, कुछ इसमें जो चीजें हैं वो लिखी गई थी। पहला क्या था कि इट आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस, thus repudiating the downward filtration theory at least on paper। मतलब यहाँ पे कहने का क्या था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि एक नैरो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि अपर या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बस उनको एजुकेट करो, ताकि वो जब गवर्नमेंट के अंदर में आएंगे तो वो फिर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पेपर पे ही सही, भले ही ये मतलब पेपर से हट के कभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको एजुकेशन को जो है वो स्प्रेड करना है लोगों तक, मासेस तक, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द लास्ट मैन ऑन द रो, वहां तक आपको पहुंचाना है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इसने थोड़ा सा जो है वो अलग रखा। इट सिस्टमेटाइज द हायरार्की फ्रॉम वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस एट बॉटम। उसके बाद मतलब कि तीन जो है ना स्टेजेस में इसको इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, कि विलेजेस के जो स्कूल्स हैं उसमें जो सबसे लोअर लेवल पे जो क्लासेस हैं, मतलब मान लिया 1 to 5 तक, उसको जो है वो आप लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में चलाओगे। फिर उसके बाद जब आप हाई स्कूल में आते हो, एफिलिएटेड कॉलेज में आते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा, मतलब कि इंग्लिश और वर्नाकुलर दोनों का मिक्सअप होगा। उसके बाद जब आप और यूनिवर्सिटी में जाते हो, तब जाके उन्होंने एफिलिएशन देना शुरू किया 3 यूनिवर्सिटी को, जो कि प्रेसिडेंसी कौन कौन से बिलोंग करते थे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास से।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही थी कि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हायर स्टडीज के लिए वो वर्नाकुलर होगा, और स्कूल लेवल पे भी ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी किए जाएंगे। फिर इन्होंने फीमेल के एजुकेशन पे भी जोर दिया था, उनके वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग पे भी इन्होंने जोर दिया था। एंड इट ऑल्सो लेट डाउन द एजुकेशन इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेक्युलर, मतलब कि ये कहा कि आप किसी भी बिना भेदभाव के, बिना धर्म जाति रंग ये सब के भेदभाव किए बिना ही आप एजुकेशन हर मासेस को प्रोवाइड कराओगे। और फिर इन्होंने ग्रांट इन एड को भी एनकरेज करने के लिए, मतलब कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को यहाँ पे कि वो भी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके और कोई स्कूल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा खुल सके, उसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। आपको ये वुड डिस्पैच के जितने भी रिकमेंडेशन है ना सारे याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए आगे चल के, अदर देन दैट, ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अदर देन दैट जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसमें ये था कि 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो सेटअप किए गए थे 3 जगहों पे। एक था कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीनों में। बाद में चल के जो और भी अदर प्रोविंसेस हैं वहां पे भी ये डिपार्टमेंट एजुकेशन के सेटअप किए गए थे। दूसरी एक और बात थी कि उस समय क्या हो रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऐसे हो रहे थे, कुछ ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट के द्वारा, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, वो क्या है विमेन के एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा कार्यरत थे। तो 1840 से 50s का जो टाइम था उसमें जो है एजुकेशन ऑफ विमेन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था इन मूवमेंट्स के द्वारा, जिसमें से एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है बेथुने स्कूल। तो बेथुने स्कूल जो है वो जेईडी बेथुने के द्वारा कलकत्ता में फाउंड हुआ था, और ये किस ईयर में हुआ था? 1849 में। और बेथुने जो है उस समय प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के। बाद में जाके इन्होंने एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी पूसा बिहार में खोला था, और एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोली थी इन्होंने रुड़की में, स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट अदर देन दैट इन्होंने किया था। उसके बाद क्या होता है कि जब क्राउन यहाँ पे आता है, ठीक है, मतलब कि आपका जब आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है, जब ब्रिटिश क्राउन इंडिया में आ जाती है 1858 के बाद क्राउन का रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है। 1857 में विद्रोह होता है। 1858 का एक्ट जब आता है, जब जिसे बेटर गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है, उसके बाद ये क्राउन का जो है रोल यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो कमीशन आया उसके बारे में जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हंटर एजुकेशन कमीशन, 1882 में ये आया था। ईयर याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे जो कि मेनली कहाँ पे पॉइंट करते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे। तो पहले के जो स्कीम्स थे ना वो उन्होंने हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया था। लेकिन जो भी प्रोविंसेस में एजुकेशन जो शिफ्ट किए गए थे 1870s के दौरान में, वो भी काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, क्योंकि क्या है उनके पास रिसोर्सेस की काफी ज्यादा कमी थी। इसीलिए 1882 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है डब्ल्यू हंटर के चेयरमैनशिप में जो है वो अपॉइंट की, और इसीलिए इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। और ये कमीशन जो है वो ये देखना था कि वो रिव्यू करती इस चीज को कि कितना जो है कंट्री में एजुकेशन का प्रोग्रेस हुआ है। जब आपका वुड डिस्पैच 1854 में आ गया था, तो वुड डिस्पैच 1854 से अब तक में एजुकेशन का कितना डेवलपमेंट हुआ है, यही देखने के लिए ये हंटर एजुकेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो सिर्फ फोकस करते थे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे। कमीशन ने ये कहा कि आपको एम्फेसिस देना है किस पे, ताकि आप एक्सटेंड कर सको और इम्प्रूव कर सको प्राइमरी एजुकेशन को। और उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन जिस लैंग्वेज में आप मतलब दोगे, पढ़ाओगे, वो आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि आपको ट्रांसफर करना है कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन टू द न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। मतलब लोकल लेवल पे ये जो यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट या फिर म्युनिसिपल बोर्ड, आप उनको एजुकेशन सिस्टम भी सौंप दो। ठीक है। फिर इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि जो सेकेंडरी स्कूल है, जब हाई स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उसको आप 2 चीजों में डिवाइड करो। एक तो लिटरेचर से रिलेटेड, मतलब कि लिटरेरी जो सोर्सेज है, लिटरेरी जो आपके चीजें हैं, उससे आप लिटरेचर से रिलेटेड जो है आप यूनिवर्सिटी सेटअप करो। और वोकेशनल, मतलब कि जो कमर्शियल करियर के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आप उसके लिए ट्राई करो। फिर इन्होंने ये भी जो आपका फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं मिल रहा था, जो इनको इनएडिक्वेट फैसिलिटीज मिल रही थी, उसकी तरफ ध्यान इनका खींचा।
उसके बाद इन्होंने एक ऐसी मतलब टीचिंग कम एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप करने के लिए इन्होंने कहा, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में सेटअप की गई थी। ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज थी कि जो मतलब एग्जामिन करने के साथ साथ पढ़ाई को भी दोनों इसको ध्यान देती थी। फिर उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आता है, जो कि सेटअप किया गया था इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग। मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था वो सिर्फ आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होने चाहिए या फिर जो भी आपके इंप्रूवमेंट होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए सेटअप किया गया था। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जिसमें ये था कि कमीशन प्रिक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। अगेन एम्फेसिस वाज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है आपका 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन्होंने पास किया। इस एक्ट में कुछ प्रावधान डाले गए थे, 4-5 प्रावधान थे काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला ये था कि यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी और रिसर्च पे अटेंशन देगी, उस चीज को ज्यादा फेवर करेगी, उस चीज को ज्यादा बढ़ावा देगी। और उसके बाद जो नंबर ऑफ फेलोज ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो उनके जो मतलब जो उनके ऑफिसेस के टाइम पीरियड हैं वो उनको रिड्यूस किए जाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो फेलोज होंगे ना वो किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे, वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे। उसके बाद और भी चीजें इन्होंने रखी थी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि 5 लाख रुपी were to be sanctioned per annum for 5 years for the improvement of higher education and university। मतलब एक पर्टिकुलर 5 लाख की राशि इन्होंने पर एनम मतलब इन्होंने उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए हायर एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज को, इसके लिए इन्होंने दिया था। ये 1904 के एक्ट की बात है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी पॉलिसीज और कमीशंस आए, जैसे कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, ये 1913 में आया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपलसरी एजुकेशन की, उसको लेने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि ठीक है, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेते कि मतलब एक कंपलसरी एजुकेशन हम देंगे ही, लेकिन हाँ इलिटरेसी को हटाने में हम जरूर मदद करेंगे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहा कि आप जो है एक अर्ली एक ऐसा स्टेप लो कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन जो है पुअरर ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उसको आप प्रोवाइड करा सको। मतलब कम से कम बच्चे क ख ग लिखना तो सीख जाए, अपना सिग्नेचर करना तो सीख जाए। ओके, प्राइवेट एफर्ट्स वर टू बी एनकरेज फॉर दिस एंड द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज टू बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि इन्होंने अपना जो यहाँ पे आपके प्रोविंसेस गवर्नमेंट थे उनको ये कहा कि आप अपना पर्सनली भी कुछ एफर्ट डालो और वो जो क्वालिटी है सेकेंडरी स्कूल्स की उसको आप इम्प्रूव करो। फिर उसके बाद सडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1917-19 में। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो कमीशन ये सेटअप किया गया था वो इसलिए सेटअप किया गया था ताकि ये जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को जो है उस पर रिपोर्ट तैयार कर सके कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसने कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे ही एम्फसाइज किया था, इसके जो रिकमेंडेशन थे ना वो मोर और लेस आप कह सकते हो कि सारे यूनिवर्सिटीज पे एप्लीकेबल हो रहे थे। इन्होंने पूरे एंटायर फील्ड जो है स्कूल एजुकेशन का या यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, उसको सारी चीजों को रिव्यू किया। इन्होंने सारी चीजों की इन्होंने जांच पड़ताल करी थी कि ये क्या है और कैसे चल रहा है। इन्होंने ये कुछ अपने व्यूज दिए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, आपको सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट लाना है और उसके बाद आपको आपकी जो सबसे बड़ी जो नेसेसरी थिंग होगी, जो एक कंडीशन आपके लिए रखा जाएगा, वो यही दोनों होंगी कि आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। तो जो आपका सडलर यूनिवर्सिटी कमीशन है ये स्टडी और रिपोर्ट करने के लिए तो हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को, जिसने फॉलो किया था किसको, जो आपका इनैक्टमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, उसके बेस पे, उसके फॉलो अप पे इन्होंने ये कमीशन जो है वो सेटअप किया था। इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो है सामने लाके रखी, जिसमें ये था कि स्कूल कोर्स शुड बी कवरिंग 12 इयर्स, ठीक है। उसके बाद और कुछ ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने ये कहा था कि फोकस ऑन हायर एजुकेशन आपको करना है, स्कूल कोर्सेज शुड कवर 12 इयर्स और स्टूडेंट शुड ओनली एंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब मैट्रिक के बाद नहीं, आपको इंटर के बाद आपको यूनिवर्सिटी में
एंटर करना है, जो कि आज भी होता है, और एक 3 डिग्री कोर्स भी होता है। उसके लिए सेपरेट बोर्ड भी इन्होंने सेटअप करने के लिए कहा था। फिर इन्होंने ये एक चीज और भी यहाँ पे रेकमेंड करी थी कि आपको मदर टंग, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा इंटरमीडिएट कॉलेजेस में, वो आपका मदर टंग में होगा। द एजुकेशन वाज मेड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मतलब पहले जहां वो सेंटर लिस्ट में आता होगा उसको इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट में ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी लेस रेजिडिटी इन फ्रेमिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, जैसे कि यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए काफी ज्यादा जो एक रिजिड लॉज थे बने हुए, उसको उन्होंने थोड़ा सा लेस करने के लिए कहा, थोड़ा सा उसको ईज करने के लिए कहा। University should function as centralized unitary residential teaching autonomous body rather than as scattered affiliated colleges। मतलब यूनिवर्सिटी को जो है आपको एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी तैयार करनी है जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, ना कि स्कैटर्ड हो। मतलब हर प्रोविंसेस को आपको उनको जिम्मेदारी नहीं सौंप देनी है, थोड़ी सी पावर आपको अपने पास रखनी है, थोड़ा सा आपको फॉर्मुलेशन खुद भी करना है। और फीमेल एजुकेशन पे भी इन्होंने थोड़ा सा जोर दिया था। फिर हार्टॉग कमेटी आई 1929 में, इन्होंने भी जो है प्राइमरी एजुकेशन पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया था और इन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात भी करी थी। फिर सर्जियन प्लान ऑफ एजुकेशन जो है वो 1944 में आया था। इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें सेटअप मतलब लिख के दी थी, रेकमेंड किया था। उसमें एक चीज थी कि आपको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंपलसरी करना है 6 to 11 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए, और हाई स्कूल के लिए आपको जो है 11 to 17 इयर्स एज ग्रुप के लिए वो आपको कंपलसरी करना है, और यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए 3 डिग्री जो है आपको सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपको करना है। हायर स्कूल के लिए इन्होंने 2 टाइप रखे थे, एक एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल। फिर एक एडिक्वेट टेक्निकल कमर्शियल आर्ट एजुकेशन के लिए भी सेटअप के लिए इन्होंने बात भी करी थी। इन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी स्ट्रेस किया था, और फिजिकल एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान देने के लिए भी कहा था, और मेंटली और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने कहा था कि जो भी दिव्यांग लोग हैं, आज का हम विकलांग नहीं कहते, हम दिव्यांग कहते हैं उन्हें। आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये वर्ड रखा था दिव्यांग, तो जो दिव्यांग जन थे उनके लिए भी इन्होंने कुछ चीजें जो है सामने लाके एजुकेशन से रिलेटेड करने के लिए उनको जोर दिया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कुछ सेटअप किए गए थे, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में 1847 में सेटअप हुआ था, ये ईयर याद रखिएगा आप। कैलकाटा कॉलेज इंजीनियरिंग जो है वो 1857 में सेटअप हुआ था। फिर मेडिकल ट्रेनिंग के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैलकाटा में 1835 में की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी करी थी जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज को काफी ज्यादा ब्रॉड एरिया देगा, जैसे कि इन्होंने कुछ कोर्सेज एडअप किए जिसमें आपके मेडिसिन शामिल था, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, वेटरनरी साइंसेस, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे इन्होंने शामिल किए थे। और इसीलिए इसी का एक फल था, इसी का एक फ्रूट बेयरर आप कह सकते हो कि पूसा कॉलेज जो यहाँ बिहार में एग्रीकल्चर कॉलेज सेटअप किया गया था। उसके बाद इवैल्यूएशन अगर आप करते हो कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी एजुकेशन के लिए काम कर रही है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक नैरो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये ज्यादा काम कर रही थी शुरू में, हम बाद में भी चल के उन्होंने ऑन पेपर तो काम करना शुरू किया, लेकिन क्या ये सच में हो सका था? नहीं हो सका था। एक आपको एक ओवरव्यू में देती हूँ कैसे हमने स्टार्ट किया, राइट। 1835 से मैंने आपको ये बताना शुरू किया, ये जो 19th सेंचुरी में वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका था। और यहाँ पे 1835, 36, 38 में विलियम एडम्स ने रिपोर्ट किया इस पे कि वर्नाकुलर एजुकेशन जो है बंगाल बिहार में उसमें काफी ज्यादा डिफेक्ट्स हैं, और ये जो सिस्टम है वर्नाकुलर एजुकेशन का ये अच्छे से नहीं काम कर रहा है। फिर 1843 में जेम्स जॉनथन ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया प्रोविंसेस का। फिर उन्होंने कुछ चीजें जो है लेके सामने रखी, टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड या वर्नाकुलर स्कूल से रिलेटेड। फिर 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी ने एक्सप्रेस किया कि अब ज्यादा से ज्यादा उनका जो ओपिनियन था वो किसके फेवर में गया, वर्नाकुलर एजुकेशन के फेवर में गया। फिर 1854 में क्या आया आपका, वुड डिस्पैच आया, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस दिए गए उसमें था कि स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, जो आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड है इंप्रूव कीजिए, और उसके बाद जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है वो पढ़ाइयाँ होनी चाहिए, और उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। विमेन के एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान दिया इन्होंने। तो इस तरीके से फिर 1882 में हंटर कमीशन आया, जिन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल एफर्ट आप उस चीज पे डालिए कि आप किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो वर्नाकुलर एजुकेशन को, मतलब कि मास एजुकेशन पे जो है यहाँ पे ध्यान दिया गया।
फिर 1904 में एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई, उसने एम्फसाइज किया कि आपको वर्नाकुलर एजुकेशन के साथ साथ थोड़े से ग्रांट में भी आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि अगर इनके पास सोर्सेस नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, ग्रांट एड नहीं रहेगा, तो ये कैसे डेवलप कर पाएंगे। फिर इन्होंने 1929 में हार्टॉग कमेटी लाई, जिसने एक बहुत ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन के लिए जोर दिया था। 1937 में भी इन्होंने जो है इसको एनकरेज करने के लिए, इसको जो है बहुत ज्यादा रिव्यू करके इसको बहुत ज्यादा डेवलप करने के लिए बात करी, राइट। ये अगर आप एक शुरू से नीचे तक एक क्रोनोलॉजी याद रखोगे ना, तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो एक्सपेंशन जो मॉडर्न एजुकेशन का हुआ, वो उसने कुछ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही फेवर किया, मासेस को पूरी तरीके से इन्होंने नेग्लेक्ट किया था। लेकिन जो एनलाइटेड इंडियंस थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये ह्यूमैनिटेरियन ऑफिसर्स थे, उनको इससे फायदा हुआ था। फिर इन्होंने इंग्लिश मीडियम को एक बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया था, और लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ एजुकेशन विद, मतलब ये इन्होंने इसलिए लाया था एज अ मीडियम, इंग्लिश को इन्होंने ये इसलिए चूज किया था ताकि ये जो एजुकेटेड इंडियंस है आगे चल के सरकार में इनकी हेल्प करेंगे, इनको अपना मार्केट एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। मतलब कि इंडिया के सारे ट्रेडिशन और सारी चीजें समझा के ये उनको देंगे, और उस हिसाब से वो पॉलिसी बनाएंगे, और उस हिसाब से वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे। ये इनका मेन मोटिव था। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल सिस्टम जो इंडियन लर्निंग का है, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होता गया। जो भी लिटरेचर है, वैदिक साइंस और ये संस्कृत और ये सारी चीजें नेग्लेक्ट होनी शुरू हुई। इंग्लिश को ज्यादा जोर दिया गया, टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा जोर दिया गया, और इस तरीके से जो इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो डिक्लाइन पे चला गया था पूरी तरीके से। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज उन्होंने फिक्स कर दी थी कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है। तो अब इंग्लिश आना जरूरी है तो लोग तो इंग्लिश पढ़ने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो ये भी एक रीजन बना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन लर्निंग का डिक्लाइन का। फिर मास एजुकेशन जो है वो मतलब जब नेग्लेक्ट होता गया, तो लिटरेसी जो है काफी ज्यादा बढ़ती गई थी। और उसके बाद जो आपका एक अपर मिडिल क्लास है या जो मिडिल क्लास है, और जो एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, उसमें एक बहुत ज्यादा खाई बन गई थी। दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा एक लंबी गैप बन गई थी, दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, दोनों एक दूसरे को कंपेयर करने लग गए थे। फिर सिंस एजुकेशन जो है एक पेड सिस्टम था, मतलब फीस आपको पे करनी पड़ती थी, तो वो फीस पे करने के लिए कौन एलिजिबल थे, कौन वहां पे कौन अफोर्ड कर सकते थे। ऑब्वियसली जो आपके अपर क्लास है या रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या फिर जो मिडिल क्लास है, या फिर जो आपके मतलब मर्चेंट्स हैं, या फिर जो ऐसे हैं जो मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, जिनके पास मतलब पैसा है, वही लोग तो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे ना। तो मतलब एक जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो बिल्कुल ये मासेस जो है वो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम से अलग रहे, क्योंकि वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। देयर वॉज एन ऑलमोस्ट टोटल नेग्लेक्ट ऑफ विमेन्स एजुकेशन। मतलब आपने विमेन के एजुकेशन के लिए, चलो बहुत सारे लोगों ने, बहुत हमारे रिफॉर्मिस्ट ने काम किया, बहुत ज्यादा पॉलिसीज लाने के लिए बाध्य किया, लेकिन ये कितना कारगर हो पाया, नहीं हो पाया। एक सिर्फ एक विमेन यूनिवर्सिटी क्या सेटअप करके इन्होंने दी थी? नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ विमेन के लिए सेटअप नहीं की गई थी। और जो ये इनका मेन मोटिव क्या था ना, वो ये जानते थे कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो अंग्रेजी शासन को फिर इसका बहिष्कार करेगा कि आप हमारी ट्रेडिशन को टच मत करो, क्योंकि ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये डर चुके थे। एक रीजन वो भी था कि इन्होंने इनके रिलीजियस और कस्टम को टच किया था, इसीलिए फिर वो ऐसा कोई रिवॉल्ट दोबारा ना हो, इसीलिए उस सेक्शन पे वो कभी जाते ही नहीं थे जो इंडिया के लोगों को थोड़ा सा उग्र कर दे। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी नेग्लेक्ट किया गया था। 1857 में जो 3 मेडिकल कॉलेजेस कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सेटअप किए गए थे, उनमें से बस एक ही जो आपका रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो ही बस एक अच्छा था, और वो भी सिर्फ यूरोपियंस और यूरेशियंस को ही फायदा दे रहा था, इंडियंस को तो कुछ ज्यादा फायदा वो दे नहीं रहा था। ये सिस्टम था आपका जो कि डेवलप हुआ था एजुकेशन का ब्रिटिश एम्पायर में, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर में एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, क्या क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें डेवलपमेंट करने के लिए किया, वुड डिस्पैच क्या था, सैडलर कमीशन क्या था, फिर मतलब ये सारी चीजें आपको मेंस आंसर राइटिंग में एडअप करनी होंगी अगर आप इसको डिस्क्राइब करते हो तो। I hope it's been beneficial for you. So if you're liking the lesson, then hit the like button. And अगले बार से, जब अगली बार मेरा लेसन आएगा, तो हम 12th क्लास की NCERT की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। थीम फर्स्ट, थीम सेकेंड, थीम थर्ड, तीनों पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। एंसेंट से लेके मॉडर्न सारी कंप्लीट होगी वहां पे। आपको पता है 12th क्लास की NCERT इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों कंप्लीट करता है वो, राइट।
We'll take up that course also, but you have to wait for that. Maybe from tomorrow or day after tomorrow we'll start up on this. जब भी time मिलेगा I'll come up with a new course for this series. जिन्होंने भी like किया है या जिन्होंने भी मुझे continuously follow किया है, उनको थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए कोर्सेज बना के लाते रहें और आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलता रहे. कुछ और आप चाहते हो कोई और कोर्स भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाए, टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, इट विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ. And do not forget to follow me up on this platform. Okay, there are many courses already streaming on this platform. पायल गुप्ता मैम बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कवर कर चुकी हैं, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, उसको प्लीज फॉलो कीजिए, सारी बेसिक आपकी क्लियर होगी वहां पे. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.